फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्ली बार्गेनिंग। तो क्या होती है ये प्ली बार्गेनिंग? इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहें क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। विभिन्न देशों से संबंधित तबलीगी जमात के कई सदस्यों को प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से अदालत से रिहा यानी मुक्त कर दिया गया। तो आखिर कौन थे ये तबलीगी जमात के लोग? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तो उस समय दिल्ली के नज़दीक स्थित नियामुद्दीन की एक दरगाह पर कई सारी विदेशी नागरिक इकट्ठा हुए थे, जो कि तबलीगी जमात से बिलोंग करते थे। और इनकी वजह से ही माना जाता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे जमाती लोग थे जिनको कोरोना था, लेकिन उन्होंने अपनी जांच नहीं करवाई थी। तो इस वजह से इनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो इन आरोपियों के निपटान में प्ली बार्गेनिंग इस्तेमाल किया गया, ताकि ट्रायल में लगने वाले समय को बचाया जा सके। अब देखते हैं ये प्ली बार्गेनिंग होती क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सज़ा से कम सज़ा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता लेता है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई दंड किया है, लेकिन अगर वो स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये दंड किया है, तो वो प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सज़ा को कम करवा सकता है। इसमें मुख्य रूप से एक्यूज और प्रोसिक्यूटर के बीच में प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है। मतलब कि जिसने अपराध किया है और जिस पर अपराध किया है, उन दोनों ही पार्टी मिलकर एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन करती हैं। तो इन जमातियों ने भी अपनी दंड को एक्सेप्ट कर लिया था और प्री बार्गेनिंग प्रक्रिया को अपनाया था, जिस वजह से कोर्ट ने इनको केवल 5,000 रुपये में रिहा कर दिया, जिसमें से करीब 98 इंडोनेशिया से आए हुए जमाती थे और कुछ श्रीलंका से आए हुए थे। इन सभी को ही 5,000 रुपये पर रिहा कर दिया गया। अब देखते हैं आखिर भारत में किस तरह का प्रावधान किया गया इस प्ली बार्गेनिंग को लेकर। तो 2006 तक तो इसकी कोई भी अवधारणा भारत में प्रस्तुत नहीं थी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक अभियुक्त के पास एक पूर्ण मुकदमे की पैरवी करने के बजाय दोषी की पैरवी करने का प्रावधान है, लेकिन इसको भी प्ली बार्गेनिंग नहीं कहा जाता है। भारत विधि आयोग ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में उन लोगों के लिए रियायती उपचार प्रक्रिया पर विचार विमर्श प्रस्तुत किया जो स्वयं को अपनी इच्छा से दोषी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह विधि आयोग इस बात के प्रति भी सावधानी बरतती है कि इसमें अभियोजक के साथ कोई सौदेबाजी या बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे लोग जिन्होंने कोई दंड किया हो, लेकिन वो अपने दंड को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उनके लिए रिहायशी उपचार किया गया था। लेकिन इसमें यह ध्यान देने योग्य बात थी कि जो दूसरी पार्टी जिस पर इन्होंने अपराध किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ पैसे वैसे लेके इनसे सौदेबाजी कर ली हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी था। वर्ष 2006 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको कि CRPC कहते हैं, इसके अध्याय 21A में संशोधन कर प्ली बार्गेनिंग को एक भाग के रूप में शामिल किया गया। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें धारा 265A से लेकर धारा 265L तक को शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं किन परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी जाती है। अमेरिका और अन्य देशों के विपरीत, जहां अभियोजक संदिग्ध अपराधी के साथ बार्गेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं भारतीय दंड संहिता में एक ऐसी प्रक्रिया की दलील प्रस्तुत की गई है जिसमें केवल आरोपी द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। मतलब अगर भारत में ये प्री बार्गेनिंग की बात की जाए तो ये हमेशा आरोपी ही शुरू करेगा, वही एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने गलती की है और मैं प्री बार्गेनिंग की प्रक्रिया अपनाना चाहता हूँ। अभियुक्त को प्ली बार्गेनिंग के लिए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। भारत में बहुत ही सीमित मामलों के लिए प्ली बार्गेनिंग के अभ्यास की अनुमति दी गई है।
तो कौन कौन से ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते? तो वो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा। यह उन निजी शिकायतों पर भी लागू होता है जिन्हें एक आपराधिक अदालत द्वारा संज्ञान में लिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनका दलीलों के माध्यम से निपटारा नहीं किया जा सकता, जैसे देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराध, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या किसी महिला के विरुद्ध किया गया कोई अपराध को भी हम प्ली बार्गेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं प्ली बार्गेनिंग यूज़ करने का प्रोसेस क्या है। आवेदक अदालत में एक याचिका या हलफनामा प्रस्तुत करता है। इस याचिका या हलफनामे में आवेदक द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से इसे प्राथमिकता दे रहा है और वह अपराध के लिए कानून में प्रदान की गई सज़ा की प्रकृति और प्रभाव को समझता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने कोई गलती की है या कोई गुनाह किया है और वो अपने गुनाह को खुद से ही एक्सेप्ट कर रहा है बिना किसी फोर्स के, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग पैसे वैसे दे के सामने वाली पार्टी को ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद जिसने गुनाह किया है वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जिसने गुनाह किया है उसको कम सज़ा मिलती है, क्योंकि उसने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया है। उसने पूरा जो प्रोसेस इतना लंबा हो सकता था ट्रायल बेस पे, वो सब प्रोसेस को कम कर दिया है, तो इस वजह से उसको सज़ा कम मिल जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि सामने वाली पार्टी ने उससे पैसे ले लिए हो फिर मांडवाली कर ली हो आपस में, तो ये सब चीज़ें भी देखी पड़ती हैं। इसके बाद अदालत का यह काम होता है कि वह अभियोजक या शिकायतकर्ता या पीड़ित को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करती है। आवेदक की स्वैच्छिक प्रकृति का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा कैमरे के समक्ष किया जाता है, जहां दूसरा पक्ष मौजूद नहीं होता है। मतलब जज के सामने जो गुनहगार होगा वो तो प्रस्तुत होगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी होगी जिसके ऊपर इसने गुनाह किया है वो मौजूद नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इसके बाद अदालत अभियोजक, जांच अधिकारी या पीड़ित को मामले के संतोषजनक निपटान के लिए बैठकर आयोजित करने की अनुमति देती है, जिसमें आरोपी द्वारा पीड़ित को मुआवजे का भुगतान और अन्य खर्च देने होते हैं। एक बार आपसी संतुष्टि हो जाने के बाद अदालत सभी पक्षों और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्तांतरित एक रिपोर्ट के माध्यम से व्यवस्था को औपचारिक बना देती है। मतलब जिसके ऊपर इसने आरोपी ने आरोप किया है जिसके ऊपर, और जो आरोपी है, ये दोनों बैठ के आपस में फिर मांडवाली करते हैं कि हाँ तुम इतना पैसा दोगे इतना पैसा दोगे। फिर दोनों में जब मांडवाली हो जाती है तो अदालत क्या करती है, उसी को ही मतलब सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट में करके साइन कर देती है। आरोपी को एक निश्चित अवधि के कारावास की सज़ा हो सकती है, जो अपराध के लिए निर्धारित मूल सज़ा की अवधि की आधी होती है। मतलब अगर कोई ऐसी सज़ा है जिसके बारे में पता है कि इसकी इतनी सज़ा होती है तो उसकी आधी मिलेगी, लेकिन अगर ऐसी कोई सज़ा है जिसका अभी ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि कितनी सज़ा इसको होनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम सज़ा जितनी होती है उसकी 1/4 सज़ा उसको दे दी जाती है। तो ये तो था कुछ प्री बार्गेनिंग के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।